हेलो दोस्तों, आज का हमारा अपना टॉपिक पारिस्थितिकीय संकट या पर्यावरणीय मुद्दे या पर्यावरण अधोगति है। पर्यावरण अधोगति से हमारा अभिप्राय पर्यावरण के विनाश है। दोस्तों, वर्तमान समय में हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। विकास की अंधी होड़ में बिना सोचे समझे विकास का परिणाम यह हुआ है कि आज हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी पूरी तरह नष्ट होने के कगार पर पहुंचा हुआ है। वह पर्यावरण जो हमारा आधार था, वह पर्यावरण आज कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस क्लासेस में हम आपको पर्यावरण से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के बारे में, मुद्दों के बारे में और पारिस्थितिक संकट के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वनों का विनाश। वन हमारे जीवन का आधार माने जाते हैं। एक देश में 33% हिस्से में वनों का होना जरूरी है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सिर्फ 21-22% ही वन मौजूद है, यानी भारत में वनों की संख्या तेजी से कम हुई है। वनों के विनाश के लिए अलग अलग कारक मौजूद हैं, जैसे विकास परियोजनाओं का चलना, बांधों का निर्माण, खनन गतिविधियां, आवासों का निर्माण, अनियोजित विकास, इसके अलावा कृषि योग्य भूमि के लिए वनों को काटना। इसके साथ ही वनों में लगने वाली आग भी वनों के विनाश के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जैसे 2019 में अमेजोन वर्षा वन जो ब्राजील में है में आग लगी, जिसमें जैव विविधता को काफी भयंकर नुकसान हुआ। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 2020 में आग लगी, जिनमें 30 से 40 करोड़ के करीब जीव जंतु नष्ट हुए। तो दोस्तों, वनों का विनाश हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके संरक्षण के लिए हमें कुछ न कुछ कदम उठाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण या न्यूक्लियर प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण वह प्रदूषण है जो अलग अलग कारकों से फैलता है, विशेष रूप से परमाणु अपशिष्ट पदार्थों, यूरेनियम, थोरियम या परमाणु पदार्थों, इसके अलावा नाभिकीय स्थल वगैरह। दोस्तों, 6 अगस्त और 9 अगस्त अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाभिकीय प्रदूषण के प्रमुख एग्जाम्पल। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम जो गिराए गए, उन परमाणु बमों के दुष्प्रभाव आज भी हम जापान में देख सकते हैं। इन परमाणु बमों के कारण जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पूरी तरह नष्ट हो गए। कहीं ना कहीं आज भी वहाँ के जेनेटिक लक्षणों में, वहाँ की पीढ़ी में हमें परमाणु बम के दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, या वहाँ के वातावरण में आज भी इसका साइड इफेक्ट देख सकते हैं। नाभिकीय दुर्घटना का एक प्रमुख उदाहरण 1986 का है, यूक्रेन के चेरनोबिल में, जब नाभिकीय दुर्घटना घटी, जिसमें आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन या परमाणु रेडिएशन काफी बड़े पैमाने पर फैला। इसी तरह 2011 में जब जापान में सुनामी आई तो फुकुशिमा नाभिकीय संयंत्र पूरी तरह तबाह हो गया, और उसके कारण भी आसपास के क्षेत्रों में नाभिकीय रिएक्शन हमें फैलता हुआ नजर आया। दोस्तों, आज जरूरत इस चीज की है कि हम हमारे जो नाभिकीय परमाणु सेंटर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उचित कदमों को उठाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है ई कचरा। तो ई कचरे से हमारा अभिप्राय उस कचरे से है जो मोबाइल, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, एलईडी, सीएफएल आदि के माध्यम से उत्पन्न हो। आज के समय में हमारी आधुनिकता भरी लाइफ के अंदर ई कचरे का स्वरूप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ही अकेले 10 लाख टन ई कचरा प्रतिवर्ष उत्पन्न हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ई कचरे के निपटान की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यदि व्यवस्था है भी तो वो छोटे लेवल पर है, आम जनता को उस व्यवस्था के बारे में जानकारी उपलब्ध भी नहीं है। ई कचरे का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट कैंसर जैसे रोगों के विस्तार के रूप में, स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स के रूप में देखने को मिल रहा है। तो जरूरत इस चीज की कचरे के संदर्भ में हम कुछ नियमों को बताएं। नेक्स्ट है थल प्रदूषण या लैंडफिल साइट। दोस्तों, आज के समय में नगरीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या कचरे के बढ़ती स्वरूप से है। देश की राजधानी दिल्ली को में भी यदि हम देखें तो राजधानी दिल्ली के अलग अलग कोनों पर हम लैंडफिल साइटों को देख सकते हैं, जो पूरी तरह भरी हुई है। जिन क्षेत्रों में कूड़े करकट का निपटान किया जाता है, जहां पर इनको डाला जाता है, उस क्षेत्र विशेष की वायु बुरी तरह दूषित हो चुकी होती है। विशेष रूप से वायु प्रदूषण का स्वरूप उन क्षेत्रों में बढ़ जाता है, भूमिगत जल वहां का दूषित हो जाता है, संक्रामक रोगों के बढ़ने का वहां पर खतरा पैदा हो जाता है। जरूरत इस चीज की है कि हम
नगरीय क्षेत्रों के कूड़े करकट के निपटान के उचित तरीकों को अपनाएं ताकि कूड़े करकट की मात्रा को कम किया जा सके। इसके अलावा भू निम्नीकरण से हमारा अभिप्राय भूमि की उपजाऊपन क्षमता के नष्ट होने से है, भूमि की गुणवत्ता के नष्ट होने से है। वर्तमान समय में देश के अलग अलग भागों में भू निम्नीकरण का स्वरूप लगातार बढ़ रहा है। भू निम्नीकरण के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें रसायनों का, कीटनाशकों का, फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना, इसके साथ ही अत्यधिक चराई, इसके अलावा निर्माण कार्य कहीं ना कहीं भू निम्नीकरण यानी भूमि की गुणवत्ता के नष्ट होने के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण। आज की आधुनिकता भरे दौर में हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम वायु प्रदूषण से संबंधित देखने को मिल रही है। वायु प्रदूषण कब उत्पन्न होता है? जब वायुमंडल में NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस फ्लाई ऐश कोयला बिजली घरों के माध्यम से जो राख उत्पन्न होती है उसे हम फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा PM2 पार्टिकुलेट मैटर 2 साथ ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। वायु प्रदूषण हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में हम दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण के बढ़ते स्वरूप के बारे में देख ही सकते हैं, जिससे तरह तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। दोस्तों, जब एक क्षेत्र विशेष में वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में हो, विशेष रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा वहां बढ़ जाए और उस सिचुएशंस में बारिश हो जाए, तो यह बारिश साधारण न होकर इस बारिश को, इस वर्षा को हम अम्लीयवृष्टि, एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। वायु प्रदूषण का ही परिणाम है कि अम्लीयवृष्टि, एसिड रेन देखने को मिलती है, जिसके कारण पेड़ पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, मनुष्य को स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है और जो हमारे हेरिटेज पैलेसेज हैं उन पर तरह तरह के दाग धब्बे या उनका क्षरण होना आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से हमारा अभिप्राय जल की गुणवत्ता के ह्रास होने से है। आज हमारी नदियां जिन्हें हम पवित्र मानते थे, वे नदी आज बुरी तरह दूषित हो चुकी है। गंगा यमुना की गिनती आज शुद्ध नदियों में ना होकर शुद्ध नदियों में हो रही है। इसके साथ ही तालाब, झीलें, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज थी आज दूषित रूप में देखने को मिल रही है। और तो और जो भूमिगत जल जिसे हम स्वच्छ मानते थे, वह भूमिगत जल भी लगातार दूषित हो रहा है। देश के अलग अलग भागों में भूमिगत जल में फ्लोराइड तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, आर्सेनिक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। जल प्रदूषण के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार है, जिनमें सीवर जल का या सीवर जल को बिना शोधित किए नदी जल में गिराना, इसके साथ ही उद्योग का प्रदूषित जल, साथ ही नदियों के किनारे अतिक्रमण का बढ़ना, इसके अलावा हमारी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां या धार्मिक सांस्कृतिक कारक कहीं ना कहीं जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, जिनमें मूर्ति विसर्जन, इसके अलावा पूजा सामग्री आदि को गिराया जाना। तो दोस्तों, जो इस चीज की है कि जल हमारा आधार है, जल को सुरक्षित रखने के लिए हमें उचित कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण। क्या है ध्वनि प्रदूषण? एक निश्चित मात्रा से अधिक शोर का होना ही ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का स्वरूप दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग डेसिबल पर आधारित है। आमतौर पर 75 से 85 डेसिबल से अधिक को शोर का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, जब इस चीज की कि ध्वनि प्रदूषण को भी हम सीमित करें, अलग अलग सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। हमारी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां, इसके अलावा वाहनों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, अलग अलग स्वरूपों में हम ध्वनि प्रदूषण को बढ़ते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओजोन अपक्षय। ओजोन O3 वह परत जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा छिद्र देखा और स्पष्ट किया कि ओजोन परत धीरे धीरे क्षरण हो रही है, नष्ट हो रही है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरण हमारी पृथ्वी पर आ रही है, जिससे स्किन संबंधी प्रॉब्लम, त्वचा कैंसर आदि का खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों, समय के साथ साथ ओजोन परत के क्षरण में भी हम वृद्धि को देख सकते हैं। ओजोन परत का नष्ट होने के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार है, जिनमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन समूह के रसायन समूह का प्रयोग करना। CFC
दोस्तों हम बात करें ओजोन परत के नष्ट होने के पीछे क्या कारण है। पहला है CFC, जिसका प्रयोग हम AC एंड रेफ्रिजरेटर में देखते हैं। इसके साथ ही एरोसोल रसायन, स्प्रे वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें एरोसोल का प्रयोग होता है, ये भी ओजोन लेयर के लिए नुकसानदेह है। इसके साथ ही लड़ाकू विमान, साथ ही नाभिकीय दुर्घटनाएं, नाभिकीय प्रदूषण कहीं ना कहीं ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय उष्णतापन। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा अभिप्राय पृथ्वी के तापमान में निरंतर होने वाली वृद्धि से है। 1880 से 2023 के बीच विश्व के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। इसका अर्थ है कि जिस जगह का तापमान 0 डिग्री था वहां का तापमान 1 डिग्री हो चुका है, यानी उस क्षेत्र विशेष की बर्फ पानी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। जहां का 1 डिग्री था वहां 2 डिग्री का तापमान हो चुका है, जो हमारे लिए वास्तव में एक चुनौती भरी स्थिति है। साइंटिस्टों का मानना है कि अगर हमने अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया तो 2035 तक वर्ल्ड के टेम्परेचर में 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि होगी, जिसके काफी दुष्प्रभाव होंगे। साइंटिस्टों का मानना है कि यदि हमने अभी भी पर्यावरण की तरफ नहीं, सुरक्षा की तरफ नहीं ध्यान दिया तो इसका परिणाम ये होगा कि सन 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इसके साथ ही सुनामी, चक्रवात, मौसम परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। इसके अलावा जैव विविधता भी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या है। अब बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ग्रीन हाउस गैस है जिसमें नंबर 1 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आमतौर पर जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम, डीजल, लकड़ी, कोयला आदि के जलने से उत्पन्न होती है। इसके साथ ही CFC और अन्य गैसें हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग का स्वरूप बढ़ रहा है। समय समय पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सम्मेलन भी हुए हैं, जैसे 2014 का पेरिस जलवायु सम्मेलन। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठाया जा सका है। तो दोस्तों जरूरत इस चीज के ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव को रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है खनन गतिविधियां और उनका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव। खनन एक प्राथमिक गतिविधि के रूप में, जिसके अंतर्गत हम जमीन में छिपे खनिज पदार्थों, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोलियम, कोयला आदि को निकालते हैं। आज हमारा जीवन जो आधुनिकता से भरपूर है, उस आधुनिकता के पीछे एक बड़ा कारण खनन गतिविधियां भी है। परंतु इन खनन गतिविधियों का हमारे पर्यावरण पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में जहां खनन गतिविधियां चलती है, वहां वो ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, वह क्षेत्र विशेष बंजर हो जाता है। इसके साथ ही वहां जैव विविधता का जो स्वरूप है वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि खनन गतिविधियां पर्यावरण पर काफी हद तक दुष्प्रभाव डालती है। नेक्स्ट, बांधों का निर्माण और पर्यावरण। आज पूरे विश्व में बांधों का निर्माण काफी उच्च स्तर पर हो रहा है। इसके साथ ही बांधों के संदर्भ में तरह तरह की परियोजनाएं भी चारों तरफ चलते हुए देख सकते हैं। बांधों का बनना काफी हद तक विकास के संदर्भ में अच्छा है, परंतु यदि पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो यह काफी विनाशकारी है। बांधों के निर्माण का नदियों पर सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह पड़ता है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह नष्ट हो जाता है। बांधों के निर्माण से एक बड़े मात्रा में वन नष्ट हो जाते हैं, वनों की संख्या समाप्त होती चली जाती है। बांधों के निर्माण के कारण वो क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता है, उन्हें विस्थापित होना पड़ता है। विशेष रूप से आदिवासी वर्ग पर बांधों का निर्माण काफी नकारात्मक साबित होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा बांधों का निर्माण और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कृषि के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। आधुनिक कृषि जिसमें हम HYV बीजों का, आधुनिक कृषि जिसमें हम मशीनों का, आधुनिक कृषि जिसमें हम कीटनाशकों का, आधुनिक कृषि जिसमें हम फर्टिलाइजर्स का काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आधुनिक कृषि जिसमें हम बिना जमीन को रेस्ट दिए निरंतर खेती बाड़ी कर रहे हैं। आधुनिक कृषि जिसमें हम वर्षा न होने पर अंडरग्राउंड वाटर का काफी लेवल पर बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। आधुनिक कृषि जिसमें हम नदी जल स्रोतों का, नहरों के पानी का काफी उच्च पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आधुनिक कृषि कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। आज जरूरत इस चीज की है कि हम परंपरागत कृषि पद्धतियों को अपनाएं, जैविक कृषि जैसे पद्धतियों को अपनाएं, ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट, अनियोजित विकास और पर्यावरण।
अनियोजित विकास हमारा अभिप्राय विकास के उस रूप से है जो बिना प्लान के किया जाए। किसी भी स्थान पर मानव बस्तियों को बना दिया जाना, खनन गतिविधियों को बिना सोचे समझे शुरू करना, वनों की कटाई को बिना सोचे समझे करना, कंस्ट्रक्शन कार्य को बिना पर्यावरण के पर पड़ने वाले प्रभाव को देखे बिना शुरू कर देना। तो दोस्तों इन सबको हम अनियोजित विकास कहते हैं। आज हमारा पर्यावरण चक्र जो बदला हुआ है, पर्यावरण का जो विनाश देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे अनियोजित विकास जिम्मेदार है। जरूरत इस चीज की है कि हम नियोजित विकास की तरफ चले ताकि पर्यावरण हमारा सेफ हो सके। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग। आज विश्व की आबादी करीब 8 अरब है। संसाधनों का स्वरूप देखें, वह संसाधन काफी उच्च लेवल पर इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वे कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मनुष्य उन सबको पूरा करना चाहता है। उनका परिणाम आज हम प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के रूप में देख रहे हैं। मनुष्य चाहे तो वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को लिमिट करके, सीमित करके पर्यावरण की रक्षा कर सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा। उसी का परिणाम है कि आज जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें हम खनिज पदार्थों से लेकर अन्य सभी पदार्थों को शामिल करते हैं, निरंतर समाप्त होते चले जा रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का आज पूरे विश्व में उच्च स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। भूमिगत जल का हम उच्च स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, खनिज पदार्थों का भी हम उच्च स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आने वाले 200 से 250 सालों में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे अगर हमने अपनी स्थिति में अपनी प्रवृत्तियों में बदलाव नहीं किया। नेक्स्ट, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। आज पूरे विश्व में जैव विविधता के सामने सबसे बड़ा संकट पैदा हो रहा है। जीव जंतु, पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां निरंतर नष्ट होती चली जा रही हैं, विलुप्त होती चली जा रही है। दोस्तों यदि जैव विविधता नष्ट हो गई तो मनुष्य सभ्यता की भी नष्ट होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपने आप में एक अहमियत है, प्रत्येक पशु की अपने आप में एक अलग अहमियत है। अगर वो नष्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा।